Good morning students, I am Rita Sharma. Welcome you in a new lecture of preparation for competitive exam from MLP group of schools. बच्चों आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NTSC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. लेट स्टार्ट गाइस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बच्चों. आफ्टर हीटिंग कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर अ फ्यू मिनट्स वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड फनल. बेटा जब हम कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का सेपरेशन करते हैं तो दोनों को चाइना डिश में लेकर के फिर हीट करते हैं और फनल को इन्वर्ट करके रखते हैं. तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है फनल के अपर पार्ट पे, इन्वर्टेड फनल पे वाटर ड्रॉपलेट डिपॉजिट हो जाते हैं, अ वाइट सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है, अ येलो गैस. तो बच्चों जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक वोलेटाइल कंपाउंड है, उसके वेपर बन जाते हैं, वो सब्लिमाइज हो जाता है. तो इसके वाइट सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है किस पे? फनल पे. फनल के अपर पार्ट पे जो वाइट सॉलिड डिपॉजिट होता है वो क्या होता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड होता है. तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज अ वाइट सॉलिड डिपॉजिट्स. क्वेश्चन देखिएगा बच्चों. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? मेटलॉइड कौन सा है? जर्मेनियम, गैलियम, कार्बन, सोडियम. तो बेटा सोडियम तो मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है. तो इसमें जो आपका मेटलॉइड होगा वो है जर्मेनियम. जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज जर्मेनियम. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा बच्चों. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म एलिमेंट? एलिमेंट टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो बच्चों एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. इसका जो सबसे पहले यूज किया था वो क्या था? रॉबर्ट बोयल ने. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों. द मिक्सचर विच अपीयर ट्रांसलूसेंट इन केस ऑफ. ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है धुंधला. कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ये तो बेटा क्लियर सॉल्यूशन होता है. बी है अलम एंड वाटर, ये भी एक क्लियर सॉल्यूशन होता है. अलम होता है फिटकरी. थर्ड है शुगर प्लस वाटर, ये भी एक क्लियर सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट. तो बच्चों स्टार्च प्लस वाटर जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? वो ट्रांसलूसेंट होता है. आपने देखा होगा पोटैटो में स्टार्च निकलता है, तो ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है धुंधला. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों डी, दैट इज स्टार्च एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस? तो नोबल गैस होती है बेटा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन. तो इसमें से जो ऑप्शन आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, ऊपर के 3 ऑप्शन ये तो नोबल गैसेज है. तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज हाइड्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट गेट्स. जब एक लाइट की बीम को कोलॉइडल सॉल्यूशन में से पास आउट करते हैं तो बच्चों उसकी स्कैटरिंग हो जाती है. इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं. ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड, स्कैटर्ड एंड रिफ्रैक्टेड. तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा दैट इज सी आंसर आएगा, मतलब स्कैटर्ड. इसी को क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट कहते हैं. इसको आंसर विल बी सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों. साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन. बच्चों हम 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन. तो बेटा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज जो लाई करता है बेटा 100 से 1000 नैनोमीटर के बीच में. देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये तो कंपाउंड है. वॉशिंग सोडा Na2CO3, ये भी कंपाउंड है बच्चों. क्विक लाइम CaO, ये भी एक कंपाउंड है. तो बेटा ऊपर के A, B, C तीनों ऑप्शन कंपाउंड है. ब्रास जो है डी ऑप्शन. ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है कॉपर जिंक का. देयरफॉर आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों. ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर इट इज ऑब्जर्व दैट. बेटा जब आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर को जब हीट करते हैं तो एक केमिकल चेंज होता है. ऑप्शन है द मिक्सचर सब्लिमाइज. मिक्सचर सब्लिमाइज हो जाता है. नहीं, ये वोलेटाइल नहीं है, मिक्सचर सब्लिमाइज नहीं होता. बी ऑप्शन है अ ग्रे मास इज फॉर्म्ड. सी ऑप्शन है बच्चों ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड. डी ऑप्शन है नो चेंज अकर. तो बेटा जब आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है जो ग्रे मास होता है. तो ऑप्शन विल बी बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एन एटम इज, तो बेटा एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देयरफॉर ऑप्शन जो ए है इसका द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नोन, बी है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस, सी ऑप्शन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज, एंड डी ऑप्शन है रेडियो एक्टिव एमिशन। तो बेटा इसका जो आंसर होगा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज, देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, द नंबर ऑफ मेटल्स विच एग्जिस्ट एज ए गैस इज आर। तो बेटा मेटल्स या तो सॉलिड स्टेट में है और एक मरकरी लिक्विड स्टेट में है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एन एग्जांपल ऑफ ए लिक्विड मेटल एंड अ लिक्विड नॉन मेटल। तो बेटा पहले भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, देयरफॉर आंसर विल बी सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ऑप्शन है एयर, ब्रास, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट एंड स्टील। तो बच्चों इसमें जो सी ऑप्शन है आयोडाइज्ड टेबल साल्ट, टेबल साल्ट क्या होता है, NaCl होता है, उसको आयोडाइज बनाने के लिए उसमें पोटासियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड मिलाया जाता है, देयरफॉर आंसर विल बी सी, दैट इज आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ब्रास इज एन एग्जांपल। एक्चुअली में ब्रास, कॉपर और जिंक का होमोजीनियस मिक्सचर है, ये कंपाउंड तो है नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसका ए ऑप्शन होमोजीनियस कंपाउंड, बी ऑप्शन होमोजीनियस मिक्सचर, सी ऑप्शन हेटेरोजीनियस मिक्सचर, डी ऑप्शन है हेटेरोजीनियस कंपाउंड। तो बच्चों इसका जो बी ऑप्शन है होमोजीनियस मिक्सचर वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, कोजो-ब्रोनियन मूवमेंट। तो बच्चों ब्रोमियन मूवमेंट क्या होता है, कोलोइडल सोल जो होता है उसके पार्टिकल का जिग जैग मोशन में मूव करना, इधर उधर रैंडमली मूव करना ब्रोनियन मूवमेंट कहलाता है। और ये क्यों होता है, डिस्पर्स फेज, मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उनमें कोलिजन होता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इम्पैक्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स, दैट इज इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है, तो ये इसका जो ए ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट, देयरफॉर आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों, एयर इज रिगार्डेड एज ए मिक्सचर बिकॉज, एयर को मिक्सचर समझा जाता है क्यों। ऑप्शन ए है इट्स प्रेशर में वेरी, तो ये मिक्सचर समझने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इट्स टेम्परेचर में वेरी, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सी है इट्स वॉल्यूम चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो वॉल्यूम चेंज होने से मिक्सचर का कोई रिलेशन नहीं है। एंड डी ऑप्शन इट कंपोजिशन में वेरी, आपको पता है मिक्सचर में कंपोजिशन वेरी कर सकती है, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती जाती है, तो कंपोजिशन वेरी कर सकती है एयर की, इसीलिए एयर को क्या समझा जाता है, मिक्सचर। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी, इट्स कंपोजिशन में वेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, हैव ए नाइस डे। Students, how are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your study quite well. I Anshu Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura, welcome you all to our YouTube channel of online classes. So let's start with our today's topic, and today's our reasoning topic is alphabetically order alphabetic ABCD up to Z. So we have to find a order, yeah, we can arrange them in an order according to alphabet numbers, like A is at the place of 1, B and O is at place 15, like these. So arrange these and find an order for that. So students, let's start with our alphabetical order topic, so in which we have what comes first in the alphabet order, that comes in the first to the given order, या which order we have to find out. That means जो वर्ड पहले आता है उसी को हम क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी वी हैव टू अरेंज दिस। सो फर्स्ट वर्ड इज W, W and W, that is common, so we cannot decide. Now next word is O, R, H and O. So here we know that H will come before all of these words, so third option is at the first place. Now third option is at the first place in C and D option, so B and A is neglected.
Okay, so now next word is third option is we already see that, so we have to compare between the three of these. So WO, हमारे अब यहाँ पे क्या है, O and R. So we know that before R we have O. So O common in both the options. So we have to see the third word. Third word is U and third word is R. So we know that R comes before U. So fourth is at the second place. First is at the third place and this will comes at the last place. So 3, 4, 1 and 2. This matlab C option is correct. Now next is according to English dictionary we have to arrange them. Now first word is B and B. So common in both all of these. Now R, A, O and A. So we know that A comes before these two numbers, these two words. So A. So we cannot decide because this is common in both. So N and F. So what will come? F will come before N. So fourth is at the first place and second is at the place second. Okay. So fourth and second. So D option is correct because all of these are neglected by this round. So now next question is arrange according to English dictionary. So first word is E and E. So common in all of these. Now second word is L and L. So common in all of these. EC and EC is also common. T is also common. So we have to directly jump to the word sixth word. Now sixth word here is R, here O, and here we have we haven't any word. So first option is third. So first option is third is in this option only. So this is the correct option. Okay. Now next question is according to English dictionary arrange the followings. First word is S. First like S. Now second word is E and E common in all of these. Now third word is L and N and L. So L is common in all of these and N comes in this word. But we know that L comes before N. So we have to decide in all of in these three that which come first. So next word is fourth is E and here next word is D and here next word is F. So we know that E, D or F which come first? D. So second is at the first place, then first is at the second place and fourth is at the third place and third is at the fourth place. So second, then first and then fourth and then three. So this is the correct option. Okay. Change this option because this option is repeated itself. So now next question is arrange the following according to English dictionary. So first word is A and A. So next word is P. Here is also P. Here is also P and S. So we know that before S we have P. So we have to decide in these three options and this will comes at the last place. So P, here also P third word and third word is here also P. So now next move to the fourth word. Fourth word is here L, here R and here is E. So we know that before R and L we have E. So third is at the first place. Then we will come with L. So first is at second place and R and second is at third place and this will come at the last place. So sequence is 3, 1, 2 and 4. So option C is correct. 3, 1, 2 and 4. So that is all for today. So in this chapter in this topic we read that which come first in the alphabetical order will arrange in the sequence according to that order. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning, students. How are you? I hope you are fine at your home. I am your SST teacher and I teach you GK for your competitive exams because
our MLP school organize these special classes for your better future. These exams are like Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, Sainik School, Military School, NDA and other exams. This class is for 6 to 9 and our today's topic is International Boundaries and Lines, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और रेखाएं. Now let we start our today's class. McMahon line between India and China in Arunachal Pradesh. This is 38-degree line between North Korea and South Korea. This is Durand line between Afghanistan and Pakistan, and this is Radcliffe line between India and Pakistan and Bangladesh. Here the topic of our today's class, international boundaries and line. There is a question in our mind, what are international boundaries? Now the answer is here. International boundaries are the geographical border or of political or legal jurisdiction such as countries, custom, territory and sovereign states. कि जो दो संप्रभु राज्य होते हैं उनके बीच में या तो राजनीतिक या कानूनी तरीके से जो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं उन्हीं को बाउंड्रीज कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए बॉर्डर इज कॉल्ड बाउंड्री डेलिमिटेशन. कि ये जो एक सीमा निर्धारण करने का एक तरीका होता है इसी को परिसीमन कहते हैं, सीमा का निर्धारण करना कहते हैं. नाउ वी रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज. आवर फर्स्ट इज लाइन ऑफ कंट्रोल means LOC. It is a boundary between India and Pakistan. Second, Durand line. It is between Pakistan and Afghanistan. It made in 1986 and made by Sir Mortimer Durand. Third, McMahon line. It is between India and China, made by Sir Henry McMahon. It is in Arunachal Pradesh. Okay. Fourth is Radcliffe line. It is between India and Pakistan and India and Bangladesh because Pakistan and Bangladesh are also a part of India before 1947. It is made in 1947 by Sir Cyril Radcliffe. Fifth, 24th parallel. India and Pakistan. Between India and पाकिस्तान नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडिया. भारत के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया है. पैरेलल का मतलब होता है ये जो पैरेलल लाइंस हैं जो अपनी लैटिट्यूड की लाइंस हैं, ठीक है, इन्हीं को पैरेलल लाइंस बोलते हैं. सॉरी, चाहे पैरेलल ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी मतलब समानांतर रेखाएं जो चलती हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं. नेक्स्ट इज हिंडनबर्ग लाइन, जर्मनी एंड पोलैंड. इन 1917 ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय इट इज रिट्रीटेड बाय जर्मनी. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1917 में तो जर्मनी ने इसको नकार दिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1919 तक और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक. ओके. नेक्स्ट 17th पैरेलल, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. 38th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. 49th पैरेलल, यूएसए एंड कनाडा के बीच में है. मैगिनॉट लाइन, फ्रांस एंड जर्मनी. एंड our last line of actual control between India and China made in 1962 and it also called LAC, line of actual control. Okay students, I hope you understand all these boundaries very well. I repeat it again. Line of control, India and Pakistan, called LOC. Durand line, Pakistan and Afghanistan. In 1986, Sir Mortimer Durand. McMahon line, India and China, Sir Henry McMahon. Radcliffe line, India and Pakistan and India and Bangladesh. Made in 1947, Sir Cyril Radcliffe.
24th parallel, India and Pakistan not accepted by India. Hindenburg Line, Germany and Poland, 1917, during First World War, retreated by Germany. 17th parallel, North Vietnam and South Vietnam. 38th parallel, North Korea and South Korea. 49th parallel, USA and Canada. Maginot Line, France and Germany. Line of actual control, India and China. Okay, I hope students you understand these international boundaries and line very well. Write down these lines and boundaries in your GK notebook and learn them also. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से। बेटा हम कुछ ग्रामर के टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो उन्हीं में आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उससे पहले हमारा आज का सुविचार। हमारा आज का विचार है कि सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं। सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते, यानी सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, वो हैं सपने। यानी कि वो सपने नहीं कि जो आप नींद में अच्छे अच्छे सपने देखते हो अपने लिए, वो नहीं, बल्कि सपने वो हैं जिनके लिए आप जुट जाओ, जिनके लिए आप मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि आपको वो नींद भी ना आने दे, वो हमारे सपने हैं। तो ये बोला है अब्दुल कलाम ने। इसके आगे आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज का हमारा टॉपिक है बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए यानी बहुत सारे शब्दों की जगह आप एक शब्द का प्रयोग करते हो। हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी हिंदी भाषा में ऐसा होता है कि कई जो शब्द हैं उनको कई शब्द होते हैं, उनकी जगह पे हम उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं और इससे क्या होता है, भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसमें अनेक शब्द हो गए। ईश्वर, विश्वास रखने वाला, इतना बड़ा बोलने की जगह हम सिर्फ कहें आस्तिक, तो ये पूरे शब्दों के अनेक शब्दों की जगह हमने किसका प्रयोग किया, एक का। तो इससे क्या हो गई, हमारी भाषा है जो प्रभावशाली हो गई। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला को हम कहेंगे आस्तिक। ऐसे ही बाकी देखिए कुछ, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला यानी क्या कहेंगे उसको, जिज्ञासु। जिसका मूल्य अधिक हो, क्या हो गया, मूल्यवान। जिसका मूल्य अधिक हो, मूल्यवान। जो अपने प्रति किए उपकार को न माने, कृतघ्न। जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। सबको एक समान देखने वाला, समदर्शी। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। और जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक। जो आंखों के सामने हो रहा हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो रहा हो वो प्रत्यक्ष। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। यानी अच्छे आचरण वाले को हम क्या कह सकते हैं, सदाचारी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जो इस लोक में न हो, अलौकिक। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय।
जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करे वो है अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करे, वेतन की यानी जो बिना सैलरी के काम करे वो है अवैतनिक। एक बार इनको बेटा फिर से देख लो सभी को। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका मूल्य अधिक हो मूल्यवान, जो अपने प्रति किए उपकार को न माने कृतघ्न, जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि, जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, जो कम खाता हो अल्पाहारी, सबको एक समान देखने वाला समदर्शी, सब जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जो आंखों के सामने हो रहा है प्रत्यक्ष, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय और जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वसनीय, जो इस लोक में हो जो इस लोक में ना हो अलौकिक, जिसे कहा न जा सके अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। तो बेटा आपको ये सभी नोटबुक में नोट करने और अच्छे से लर्न भी करने हैं। थैंक यू। Good morning, my dear students. Welcome again in grammar class. This is the video of 9th class. I hope that you will be fine. I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and now we are doing use of present perfect tense. In the previous video, my dear students, we have done present perfect tense. Okay, now we are going to start use of present perfect tense. Rule number first. Rule number first हमें बताता है it is used for an action which is completed now. ये बेटा बस सिंपल सा तरीका है कि जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उस जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटन ए लेटर, यानी वो एक पत्र लिख चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि पत्र लिखने का कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है, यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है आई हैव जस्ट बोट ए पेन, यानी कि मैंने अभी अभी एक पेन खरीद लिया है। तो यानी दोनों में कार्य फिनिश हो चुका है। जहां पर भी हमें ऐसा लगे कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है जिसमें पास्ट का कोई इंडिकेशन ना हो, तो वी कैन यूज देयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल सेकेंड, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी वर्डों का प्रयोग किया है बेटा, कि आपकी समझ में चित्र आ जाए कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब भी जारी है। यानी वे कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अब भी वो चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो इस घर में 1999 से रह रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वो 99 से रहता आ रहा है और आगे भी रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस हमारे मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, यानी वो गलत नहीं होगा। इस सेंटेंस को आप देखिए, ही हैज़ टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, यानी वो इस स्कूल में 5 साल पढ़ा चुका है।
तो यानी उसे पढ़ाते हुए 5 वर्ष हो गए हैं, और कहने का तात्पर्य क्या है, वो आगे भी पढ़ाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर भली भांति यूज कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि दोनों का हम प्रयोग करते हैं तो मोस्टली हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते बेटा इसका यूज, लेकिन इस स्थिति के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी ये यूज हमारा गलत नहीं है। काफ़ी बच्चे इसके अंदर थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिलेमा में चले जाते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें या प्रेजेंट परफेक्ट का करें। तो दोनों सूरतों में आप जैसा स्थिति है उस हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। रूल थर्ड हमारे पास है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग बेटा वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लाइक हमारे पास बेटा लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, यानी कुछ भी है, यस्टरडे हुआ, एगो हुआ, अदर डे हुआ, इनका प्रयोग कभी नहीं होता। यानी अगर आपने इनका प्रयोग कर दिया तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल देके समझाने का प्रयास किया है कि आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस कैसे सही बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा कि आई सा हिम लास्ट ईयर। ओके, सेकेंड सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, इसे भी समझाने का प्रयास किया मैंने आपको। जैसे आप लोगों ने सेंटेंस बना दिया कि ही हैज अराइव्ड लास्ट वीक, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट वर्ड आ गया है। तो ये सही कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा कि ही अराइव्ड लास्ट वीक। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनेगा। यूज नंबर 4 हमारे पास है, इट इज यूज विद फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। तो वो हमारे एडवर्बियल फ्रेजेस कौन कौन से हैं, लाइक जैसे हमारे पास बेटा एवर हो गया, ये नेवर है, NEVER, ऑलरेडी है, येट है, जस्ट है, लेटली है, रिसेंटली है, सो फार है, अप टू नाउ है, सिंस है, फोर है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऐसे शब्दों के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, देखिए, सी हैज़ नॉट गोन येट, हमारा सही है बिल्कुल, येट आ गया है। अगर आप लोगों ने ये लगा दिया कि सी डिड नॉट गो येट, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सी वर्कड हेयर फॉर 5 years, तो ये गलत है क्योंकि ये हमने पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर यूज कर दिया है। हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैज वर्कड हेयर फॉर 5 years। तो बेटा आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। और अब मैं जो कल एक्सरसाइज दी थी उसको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। ये देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4 मैंने यहाँ पे डाला है, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसे मैच कर लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंसेस बिलो द पास्ट। बेटा या तो पास्ट का ही प्रयोग करो या और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट टेंस का हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हमने यूज नहीं करना है। वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 5, यानी पिछले 5 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो यहां पर हमारा वीक के साथ आएगा हैव और वर्ब की आ जाएगी हमारे पास थर्ड फॉर्म यानी नोन, तो हैव नोन यहां पर लगेगा। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है, ही डैश नेवर हमारे पास आ गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास है, तो ही हैज़ नेवर और ड्रिंक। ये जो हमारे पास जो एडवर्ब जो होती है वो मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है उनके बीच में यूज होती है। सेंटेंस नंबर हमारे पास थर्ड है, आवर पब्लिशर डैश ए न्यू कार। मेन वर्ब हमारे पास थी, देखिए, परचेज। तो आवर पब्लिशर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आ जाएगा और हम वर्ब की थर्ड में यानी परचेज्ड। आवर पब्लिशर हैज परचेज्ड ए न्यू कार। फोर्थ सेंटेंस है, आई डैश द गोलघार, ये सी है तो यहां पर आई के साथ हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आई हैव सीन। फिफ्थ हमारे पास है, आई डैश माई डिनर, यहां पर हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो
एक तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा और हैव की थर्ड फॉर्म हमारे पास हैड आ जाएगी। तो आई हैव हैड माई डिनर। सिक्स्थ देखिए, ही डैश फॉर 8 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम के लिए हमारे पास 4 आ गया है। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ही के साथ हैज आ जाएगा और स्लिप की थर्ड फॉर्म यानी स्लेप्ट। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, ही डैश हिज डिनर एन आवर एगो। तो यहाँ पर देखिए एगो आ गया है। तो बेटा ये बता रहा है कि भाई हमें पास्ट टेंस का प्रयोग करना, प्रेजेंट का नहीं। तो हैव की जो पास्ट की फॉर्म है वो बनती है हैड। तो यहाँ पर आ जाएगा ही हैड हिज डिनर एन आवर एगो। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ही डैश फॉर 6 आवर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर भी लास्ट आ गया है, तो ये भी पास्ट का इंडिकेशन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्लेप्ट करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे। ओके। द ट्रेन डैश जस्ट नाउ। तो यहाँ पर जस्ट आ गया, प्रेजेंट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेन के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी अराइव्ड। समवन डैश द चेयर, ये ब्रेक है तो समवन के साथ बेटा सिंगुलर होता है, तो हमारे पास हैज ब्रोकन। 11th हमारे पास है, ही डैश दैट फिल्म लास्ट वीक। तो लास्ट आ गया है तो पास्ट को दर्शा रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन ही डैश, ये सा हर है, तो ये पास्ट का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज सीटिंग, हमारे पास है, ये देखिए वाज सीटिंग। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। Hello students, good morning to you all. I hope you are better at your home. You know very well our school is conducting online classes for competitive exam like NPSC, NDA, Army, school, Sainik school, military school, etc. So student, I Priyanka ma'am continue our online classes. Today I tell you about computers basic. Today's my topic is memory. You know memory is used for store data in computer. Various type of memory in computer. So let's start our topic. Student, in this video, I will tell you about memory. You know very well, memory is a place where data is stored in computer. Data को store करने के लिए memory का use होता है. We have two types of memory in computer, primary memory and secondary memory. Both memories function are different. Primary memory store data temporary means less time के लिए. जब तक आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ नहीं कर सकते तब तक आपका डाटा उसमें स्टोर होता है, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है. और सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली, जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते. ओके, नाउ आई टेल द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी स्टोर डेटा टेम्परेरी मीन्स थोड़े टाइम के लिए डेटा स्टोर करती हैं. जब तक आप अपने सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तब तक वो डेटा उसमें होगा, अदरवाइज टर्न ऑफ करते ही आपका डेटा लॉस हो जाएगा. इट डायरेक्टली रीड डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, सॉरी CPU. ये डायरेक्ट CPU से डेटा को रीड करती हैं और देन प्रोसेस करती हैं. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी. इट स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल इट डिलीट. ये डेटा को परमानेंट स्टोर करती है जब तक उस डेटा को डिलीट नहीं करते हैं. Now I tell you some example of primary and secondary memory. Primary memory include two parts, RAM and ROM, and secondary memory include magnetic tape, optical disk, hard disk, floppy disk, and pen drive are also included in secondary memory. CD, DVD are also the part of secondary memory. Now I tell you about RAM and ROM. RAM full form is random access memory and ROM full form is read only memory. It means RAM में जो डेटा स्टोर होता है we can read and write both. Okay, but in ROM we can store data only for reading. We can only read the data from here. We cannot change any that data. Next one is store data in RAM. When you have to your system power off, the data can be removed in RAM, but in ROM the data cannot be lost when you power off your system.
and third one is versatile memory and non versatile memory. Means जो रैम होती है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं. मीन्स उसमें जो डेटा स्टोर होता है वी कैन चेंज दैट, बट इन रोम वी कैन नॉट चेंज डेटा. इट मीन्स इट नॉन वर्सेटाइल. ओके, अकॉर्डिंग टू मी you understand the difference between RAM and ROM. Now I tell you secondary memory. Magnetic tape, optical disk, hard disk, floppy disk, pen drive, इन सब की अपनी कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की. अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी वी कैन स्टोर डेटा इन दैट. ओके, नाउ आई टेल यू सम स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर. दीज आर द स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर. 8 बिट मीन्स होता है 1 बाइट. 1 बाइट किसके इक्वल होता है? 1 कैरेक्टर के. और 1024 बाइट्स होता है 1 KB के इक्वल. एंड 1024 KB इक्वल होता है 1 MB के. MB होता है मेगाबाइट, KB किलोबाइट, GB गीगाबाइट एंड TB टेराबाइट. TB इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा. 1024 GB is equal to 1 TB and 1024 MB is equal to 1 GB. Okay. In generally we use data storage in GB. In memory, that is the important topic units in computer. So student, you have to learn all these unit that generally asked in competitive exam. Based on that video, you have to complete that written assignment. First question is define memory. Next question is which memory store data permanently. Full form of RAM and ROM. Give 3 examples of secondary memory and is RAM a versatile memory or not. जो ROM है वो versatile memory है या नहीं, ये आपको बताना है. So student, I hope you complete that assignment. Thank you. Have a nice day. Very good morning to you, my dear student. This is Vinita ma'am in front of you. I pleased you all to welcome to our YouTube channel of online classes, student. As you know that in our continuing video, we are providing you a better facility for the preparation of competitive exams. In this video, in our coming videos, we will always try to best to support you to provide a better learning process. So student, in this video, firstly we will do an activity and after that we will do some question. And our today's activity is on the base of some water properties. That student, you know that water is a universal solvent. It is a thing that we get from the nature and it is required in a lot of amount. So student, let's start our today's activity. Students, so let's start our today's activity. Our today's activity is properties of water. What material we require? Steel bowl, glass bottle, 2-3 containers, spoon, indigo color, salt, sugar, leaves, bottle cap, coin, safety pin, hair clip. Let's student collect all these items. Okay student, we have collected all the materials that we required for our first property. Student, you know that 60 to 75% of our human body is made up of water. Our body releases water through sweat and urination. Student, plants and animals also need fresh water for drinking, cooking, bathing, washing, and for watering plants also we need water. You know that student, food comes from the plant and plants need water to grow. And some animals live in water also. It keeps them cool and clean. Water is also their home. Okay students, so let's start our today's activity. See, the water in this green color bottle looks green. When I put this into the container, it will look how. Student, we will use this transparent container. We have pour water into it. Okay student, now we will pour or put some material in it to observe that
how they float or how they sink. Let's student put the cap of our color. See, this is floating. You can see that. Now we pour or put a leaf. It is also floating. This is some hair clips. We put in it. A safety pin. Student, a coin. See how the coin sink in it. Few buttons and a baby toy made up of plastic rubber. See student, toy, leaves and a cap. The three materials that are less denser than water is floating on the water, and the object that are having, you can see that student, see the hair clips, coin, button, safety pin, these all material are more denser than water. Now density, what is density? Density student, density can be measured that the object is heavier than its size, that is known as the density. इस वाटर के कंपैरिजन में इन सब का जो वेट है ये स्टूडेंट कम है, सो ये ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे हैं, एंड इस ऑब्जेक्ट के वेट के कंपैरिजन में ये आपका जो कॉइन, सेफ्टी पिन वगैरह है इनका वेट ज़्यादा है, सो दे सिंक डाउन. ओके स्टूडेंट, दे आर मोर डेंसर सो दे sink, and they are less denser so they are floating on the water surface. Student, we have proved our second property. Now we will perform the third one. Okay student, now we will pour some water into this glass. Now put few amount of sugar. Student, see, we have taken the few sugar cubes. We will dip into the water and stir it. Okay student, see how it will get dissolved in the water within a few minutes. Few particles that are remaining, let's dissolve it. Now we require a few amount of salt also. So firstly we will dissolve it completely. Students, see the water, the sugar also dissolved in water. Now we will put few amount of salt. See student, I have taken salt. Now I will put it into this glass and start stirring. It also get dissolved in it. You can see that student, the salt and sugar both amount have dissolved in the water. Now we will take few drops of indigo. Student, we can see that both sugar and salt are dissolved in water. So now we will put a few drops of indigo and see that how it will get mixed into the glass water. You can see student that the water is still transparent, but a little bit it become translucent, you can say that, but the indigo get dissolved in it. So we can say that our water is universal solvent. It dissolve
most of the substance object in it that having the dissolving capacity. So it proves that water have few properties that I have already discussed with you. So student, in our this video we have done that water having properties. Once again have a look on this. Okay student, see our observation and conclusion we have written in this. You have to write it in your notebook. Have a good day student. Goodbye. Let's start writing the work. Student, I want to give you a tip. While writing, you must have to see that if you are the right-handed person, so keep your notebook in the this way, a little bit slant, because if you are if you are continuing the writing work while putting your notebook in this direction, or you can say that in the center, you can't write it. So you have to put your notebook a little bit slant way. Okay student, make angle like this. Okay, you can see in the camera that from here, okay, and from here the gap is little and here the gap is more. So put your notebook in a slant way so you can write very easily. So let's start our writing work. Today's topic is seeds. We will write few sentences about the seeds. Okay student, a seed has a seed has a baby plant has a baby plant in it and grows into a new plant and grows into a new plant. Put full stop student. Now we'll start from capital letter. Gram, comma, peas, comma, wheat, comma, beans, etc. are seeds eaten by us. Are seeds eaten by us. Put a full stop student. Let's start from next paragraph. Cumin, comma, cumin seeds, comma, pepper and cardamom, pepper and cardamom that we eat as spices are also seeds of different plants. Now put full stop student. From next paragraph we will write sprouted seeds. Sprouted seeds are very nutritious because sprouting
sprouting increases absorption of vitamins, absorption of vitamins and minerals, vitamins and minerals. Now put full stop. We have completed our today's writing work. So goodbye student.